नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनावी हलचल तेज कर चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना कहीं ना कहीं चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, तो वहीं अब रोहतक से सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा ने भी पदयात्रा शुरू कर दी है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की ये जो पदयात्रा है, खास करके दीपेंद्र हुड्डा की जो पदयात्रा है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या सियासी जो हलचल है वो देखने को मिलेगी इस राजनीतिक यात्रा के तहत। हमारे तमाम सहयोगी जो है आलोक सांगवान और प्रवेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा की इस यात्रा का हरियाणा की राजनीति में क्या असर होने वाला है और क्या रहेगा इस पूरी यात्रा का शेड्यूल, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि दीपेंद्र हुड्डा पद यात्रा लेकर निकले हैं, इस यात्रा का राजनीतिक मायना क्या रहेगा? देखिए प्रमोद, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की जो पद यात्रा है उसके जाहिर तौर पर राजनीतिक मायने दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो इस पद यात्रा का कांग्रेस की जो इंटरनल राजनीति है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रदेश की जो राजनीति है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, तो ये दो चीजें देखने होंगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जो दीपेंद्र हुड्डा है वो आपको देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी राजनीतिक मंशा अक्सर ये रहती है कि दीपेंद्र हुड्डा को वो आगे लेकर आएं और दीपेंद्र हुड्डा जो उनकी राजनीतिक लेगेसी है उसको आगे लेकर जाएं। तो जाहिर तौर पर अपनी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में पूर्ण तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय रहें। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जगह जगह जाकर दीपेंद्र हुड्डा ने ना सिर्फ अपनी लोकसभा बल्कि अपनी लोकसभा के अलावा दूसरी लोकसभा में भी प्रमुख स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया था। अलग अलग जो लोकसभा के उम्मीदवार थे पार्टी के, उनके समर्थन में उन्होंने प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता के रूप में निखर कर सामने आए। और क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा है और उस पदयात्रा के बाद अगस्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक रथ यात्रा करेंगे जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर ये कोशिश है कि लगातार जो कार्यकर्ता है उसकी एक अपनी तरफ से सक्रियता बनी रहे। इलेक्शन मोड में लगातार जो कार्यकर्ता है वो रहे, कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर उसका मनोबल डाउन ना हो और कार्यकर्ता अपने स्तर पर किसी भी तरीके से निष्क्रियता उसकी ना दिखाई दे। इसलिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम पार्टी स्तर पर बनते रहते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से मैंने कहा कि इसका असर पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि कुमारी सैलजा ने भी ये कहा था कि वो भी प्रदेश में यात्रा करेंगी। तो जाहिर तौर पर उनकी यात्रा से पहले, हालांकि क्योंकि अभी तक कुमारी सैलजा ने डेट अनाउंस नहीं की है, कुमारी सैलजा व्यक्तिगत काम से देश से बाहर हैं, तो ऐसे में जब वो देश में लौटेंगी तो वो अपनी यात्रा का भी शेड्यूल जारी करेंगी। मगर उस यात्रा से पहले ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी तरफ से पदयात्रा शुरू कर दी है। तो जाहिर तौर पर इस पदयात्रा का ये मायने है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण तौर पर राजनीति में और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सक्रिय हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दिखाना चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े कांग्रेस के नेता के तौर पर प्रदेश में उभर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक सक्रियता है। और दूसरा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में 44 ऐसी विधानसभा सीटें हैं प्रदेश में जहां पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए थी, तो उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की कोशिश है कि वहां पर जाकर जो पार्टी का जो वोट ग्राफ है उसको बढ़ाया जाए, लगातार पार्टी के साथ नए लोगों को जोड़ा जाए। और इन 44 क्षेत्रों में खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं उन पर कांग्रेस की नजर रहेगी कि शहरी क्षेत्रों में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका ग्राफ लगातार बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस के नेता करेंगे। जी प्रमोद। बिल्कुल आलोक, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने बात की कि कुमारी सैलजा भी एक यात्रा अपनी शुरू करने वाली थी, उससे पहले कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा मैदान में उतर गए हैं। तो ये जो भीतर खाने जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, तो इसका क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या फिर दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की जो टीम है, दोनों जिसको राजनीति में आजकल बाबू बेटा कहा जाता है,
ये बिल्कुल एक तरह से कांग्रेस का फेस रहेंगे, या फिर कुमारी शैलजा का भी कहीं ना कहीं अब अहम रोल रहेगा इसमें, क्योंकि सीएम की दावेदार कुमारी शैलजा भी मानी जा रही है हरियाणा में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर अलग-अलग जो नेता हैं, वो अपनी टीम लेकर चलते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि उनके बीच में किसी तरह का कोई भी मनभेद नहीं है। तमाम जो कांग्रेस है, वो एकजुट है और एकजुट होकर काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के नेता बार-बार ये कहते हैं कि अपने-अपने स्तर पर तमाम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जो कुमारी शैलजा थी, उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दिखाई दिए थे और उस वक़्त क्योंकि किरण चौधरी भी कांग्रेस में हुआ करती थी, तो किरण चौधरी भी वहाँ पर थी। तो ज़ाहिर तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये जो गुट है, ये अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि वो इस तमाम यात्रा के ज़रिए अपनी भूमिका को दर्शाए और प्रदेश में ये बताए कि उनका गुट किस तरीके से मजबूत है। जाहिर तौर पर वो लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में क्योंकि अभी सांसद कुमारी शैलजा बनी है और जब से सांसद बनी हैं, अच्छे खासे वोट लेकर वो जीती हैं और वैसे में उनको लेकर प्रदेश में अपने स्तर पर उनके समर्थक जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वो प्रदेश को लीड करें। तो उनके समर्थकों की भी ये इच्छा है कि वो भी यदि पार्टी सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक भी ये चाहते हैं कि प्रदेश की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले। तो जाहिर तौर पर ये अपने स्तर पर एक कोशिश हो रही है और अपने स्तर पर ये दिखाने की कोशिश आलाकमान को हो रही है कि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। कहीं न कहीं मजबूत उम्मीदवार सीएम के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है और एक मजबूत लीडर के तौर पर अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश चल रही है और अक्सर इस तरीके की पदयात्रा के ज़रिए या फिर और यात्रा के ज़रिए या फिर रैली कर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अमुक गुट से हम कहीं न कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। जी, प्रमोद। बिल्कुल आलोक, प्रवेश आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप यात्राओं को कवर करते रहे हैं, आपने काफ़ी तमाम यात्राएं देखी, आप राहुल की भी जो यात्रा हुई थी भारत जोड़ो, उसमें भी आप शामिल हुए थे और उसको भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की थी आपने। तो ये यात्राएं जो होती है, खास करके राजनीतिक हलचल पैदा तो करती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब राजनीतिक हलचल कांग्रेस पहले से ही लगातार करती आ रही है। तो ये दीपेंद्र हुड्डा की एक युवा नेता है, उनकी एक पदयात्रा, राहुल गांधी को भी हालांकि युवा नेता के तौर पे देखा जाता था, तो ये कहीं ना कहीं कितना असर डालती हुई नजर आएगी आपको? तरीके की चुनावी यात्राओं की बात है तो जाहिर तौर पर फायदा इससे पार्टियों को होता है और एक व्यक्ति विशेष एक नेता के रूप में भी जो है वो उभर कर आता है। तो इस तरीके की यात्रा जाहिर तौर पर फायदा देगी कांग्रेस को। और लेकिन जिस तरीके से अभी समीकरण बन रहे हैं कि भाई कुमारी शैलजा का खेमा है वो भी एक रथ यात्रा निकालेगा जुलाई के अंत में, और उससे पहले अभी दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि अब दोनों ही जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी इस पार्टी में अपनी मजबूती किस स्तर पर वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं और प्रचार को किस दिशा में लेकर जाते हैं, वो एक दिखाने की कोशिश होगी आलाकमान को। और ये भी जाहिर करने की कोशिश होगी कि इन रथ यात्राओं में किस तरीके का सपोर्ट, किस तरीके का समर्थन इन नेताओं को मिल रहा है और आगे चलकर ये जो समर्थन है क्या वो वोटों में तब्दील होगा, क्या वो समर्थन उनको वैसा मिल पाएगा चुनाव के नजदीक आते आते। क्योंकि एक फायदा कांग्रेस को यहाँ पर जरूर होगा कि अब चुनाव से काफी वक्त पहले ही उन्होंने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। जैसा कि बाकी पार्टियां, हमने आम आदमी पार्टी का देखा है कि वो जब चुनाव आते हैं तो उससे कई महीने पहले ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं, जिसका उन्हें फायदा भी मिलता है, तेजी से वो पार्टी बढ़ भी रही थी। उसी तरीके से अब कांग्रेस भी उन चीजों को देखकर मैं कहूंगा कि शायद उसने भी अपनी रणनीति में थोड़ा फेरबदल किया है, उसको शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि जो ये खेमेबाजी है, इस खेमेबाजी को भी अगर देखा जाए तो इससे नुकसान किसी का नहीं होना है, इससे फायदा होगा क्योंकि रथ यात्रा दो स्तर पर भी चलेंगी तो ज्यादा क्षेत्र जो है वो कवर कर पाएगी पार्टी, और पार्टी ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जो है वो लेकर चलेगी। सीएम उम्मीदवार कौन होगा, कोई नहीं होगा, कौन नहीं होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा जब पार्टी आलाकमान तय करेगा किसको वो
सीएम का चेहरा बनाते हैं। हालांकि चर्चा सभी की है, चर्चा शैलजा की भी है, चर्चा दीपेंद्र हुड्डा की भी है, क्योंकि वो भी एक बड़े वोट के अंतर से जो है सिरसा की सीट वहां से जीती है। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस जो है, ये जो माहौल अब कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें निकाली, तो इस माहौल को वो आगे किस तरीके से लेकर जाते हैं और क्या आगे गलतियां होंगी या फिर उन गलतियों से कुछ सीखेंगे, वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि अब जब पदयात्राएं जब शुरू हो जाती है, राजनीतिक माहौल एक तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा में अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आलोक, आपसे ये सवाल है कि खास करके अब जब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आती है, तो इसमें टिकट बंटवारे को लेकर लगातार आरोप रहे हैं कि दोनों मनमानी करते हैं। खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर काफ़ी आरोप लगे जब किरण चौधरी बीजेपी में चली गई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या टिकटों को लेकर भी फिर से घमासान छिड़ने वाला है हरियाणा में? देखिए, टिकटों को लेकर क्योंकि अक्सर इस तरह की जद्दोजहद रहती है और जब पार्टी को ये लगता है कि पार्टी का ग्राफ जो है वो काफी ऊंचा है, जाहिर तौर पर पार्टी को ये उम्मीद होती है कि वो सत्ता में आ सकती है, तो वैसे में टिकटार्थी बढ़ जाते हैं। हर जो लोग विधानसभा क्षेत्र है वहां से कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस ने एप्लीकेशन मांग ली है। तो जाहिर तौर पर ये जरूर है कि जैसे जैसे लोग चुनाव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टिकटार्थियों की संख्या कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो तमाम नेता होते हैं, जो उनके फॉलोअर रहते हैं, वो तमाम नेता अपनी तरफ से चाहे शैलजा हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनके नजदीक जो भी नेता होते हैं, उन तमाम नेताओं की वो लोग पैरवी करते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, क्योंकि अपने जो नेता होते हैं या अपने जो करीबी होते हैं, उनको टिकट दिलाने की कोशिश रहती है और इस तमाम गुटबाजी के बीच में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवा पाए, ये कोशिश रहती है। क्योंकि हर क्षेत्र में यदि आप देखेंगे कि दक्षिणी हरियाणा में जैसे कि देखेंगे तो कैप्टन अजय यादव हैं, वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक और रोहतक के आस-पास के जो इलाके हैं, चाहे सोनीपत है, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि उनके लोगों को ज़्यादा टिकटें मिले। कुमारी शैलजा जो हैं, वो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि सिरसा से लोकसभा चुनाव जीती हैं, ऐसे में वो चाहेंगी कि सिरसा में कम से कम उनकी तरफ से जो भी टिकट पार्टी दे, उसमें उनकी रजामंदी रहे, उनकी सहमति नज़र आए। ये हालाँकि क्योंकि कुमारी शैलजा अंबाला में भी इस बात का दखल रखती हैं और अंबाला में भी ये कोशिश करती हैं कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, उनको टिकट मिले। तो इस तरीके से खेमेबंदी रहती है और एक बड़ी बात आज मैं आपको बता दूं कि ये जो खेमेबंदी होती है, जो कांग्रेस में अक्सर आप कहते हैं जिसे गुटबाजी, ये गुटबाजी इसलिए भी होती है क्योंकि इसको हालांकि आला हाईकमान किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें नहीं करता है, मगर अंदरूनी बात यही है कि आला हाईकमान ये चाहता है कि इस तरह की गुटबाजी बनी रहे, क्योंकि उसके दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि आला हाईकमान को तमाम बातें दूसरे गुट की, दूसरे नेता की पता लगती रहती हैं कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। इस तरह की जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो आला हाईकमान तक पहुंचती है। दूसरा, कहीं न कहीं एक व्यक्ति विशेष इस तरीके से इतना बड़ा ना हो जाए कि पार्टी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़े। इसीलिए पार्टी ये चाहती है कि इस तरह यदि खेमेबंदी रहेगी, तो वैसे में उसको ये हमेशा ये आभास रहेगा कि यदि वो ज़्यादा हलचल करेगा, अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो दूसरे को मौका मिल सकता है। इसीलिए ये खेमेबंदी रहती है, तो आला हाईकमान को भी इस बात का फायदा रहता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि कोई परफॉर्म कर सामने आएगा, यानी कोई परफॉर्मेंस ज्यादा देगा, तो उसको ज्यादा कहीं ना कहीं पार्टी वेटेज देगी। इसीलिए तमाम जो नेता हैं, जो अलग अलग खेमे के नेता हैं, वो पूरी ये कोशिश करते हैं कि वो अपना पूरा आउटपुट दें, ताकि कहीं ना कहीं आगे सीएम के लिए उनको सीएम बनाया जा सके, वो सीएम का चेहरा बन जाए। तो इस तरह की कोशिश रहती है, तो इसका पॉलिटिकल फायदा भी गुटबाजी का ये रहता है। जी प्रमोद। बिल्कुल आलोक, क्योंकि गुटबाजी तो कांग्रेस में लगातार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जिस तरीके से किरण चौधरी अलग हुई कांग्रेस से। अब एक और ही, जैसे आपने जिक्र किया कि दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपनी राजनीति हरियाणा में लगातार कर रहे हैं,
उसमें हम ये माने कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे की राजनीति को संभाले, ऐसा भी आपको नजर आता है कहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, वो अपनी तरफ से पूरी सक्रियता बनाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक जो विरासत है, उसको पूर्ण तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी ये कोशिश रहेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यदि आला हाईकमान में और कांग्रेस पार्टी में चली तो वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बात में कहीं भी कोई भी गुरेज और परहेज नहीं है। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी पता है कि यदि वो ये कहेंगे कि युवा हैं और कहीं न कहीं ऊर्जावान हैं, उनको बनाया जाए तो ऐसी काबिलियत दूसरे लोगों में भी है। तो ज़ाहिर तौर पर दूसरे लोगों को क्यों नहीं बनाया जाए, ये एक सवाल है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को उस लाइन में आगे खड़ा किए हुए हैं क्योंकि 10 साल स्टेट का प्रतिनिधित्व उन्होंने बतौर सीएम किया है। इसलिए पहली प्रेफ़रेंस वो अपने आप को दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए तो वैसे में जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बन पाए या फिर अपने लड़के को सौंप पाए। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि अपनी तरफ से ये कांग्रेस पार्टी करती है कि किसी सीनियर लीडर को बने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर वहां पर पेश करेंगे। और यदि पार्टी ये कहती है कि युवा सामने आए, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वैसी काबिलियत लेकर सामने आ पाए। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सक्रिय रहें और सक्रिय होने के साथ-साथ तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उन तमाम नेताओं से वो एकजुटता रखें, तमाम नेताओं से वो वैसा व्यवहार रखें ताकि वो उसको स्वीकार कर पाएँ। यदि कल को सीएम बनते हैं और पार्टी में इस तरह की स्थिति ना बन पाए कि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाएँ, तो वैसे में स्थिति बड़ी अजीब हो जाएगी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार ये कोशिश रहती है कि उनके साथ के जो तमाम लोग हैं, तमाम जो लीडर्स हैं, उनके लगातार संपर्क में दीपेंद्र सिंह हुड्डा रहे क्योंकि जैसे रणबीर सिंह कादियान हैं या फिर आनंद सिंह डांगी हैं या फिर बीबी बत्रा हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो कि ये माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द-गिर्द वो लोग रहते हैं और उनके समकक्ष उनकी राजनीति है। तो वो तमाम लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट करें और यदि कोई ऑप्शन आता है, पार्टी उनसे पूछती है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो नाम ले ही ले, मगर उसके साथ-साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम ले। ये कोशिश अपनी तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी है और अपनी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जो पदयात्रा है, इसका यही मायना है और करनाल से ये पदयात्रा शुरू हो रही है। आप देख पा रहे हैं क्योंकि करनाल में जो मौजूदा सीएम हैं, वो करनाल विधानसभा से मुख्यमंत्री हैं। हालाँकि ये एक बड़ी अजीब-सी प्रमोद विडंबना है कि दोनों करनाल के रहने वाले कोई नहीं हैं। एक नारायणगढ़ से हैं, इससे पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, वो रोहतक के पास के थे, तो ज़ाहिर तौर पर करनाल का खुद रहने वाला नहीं है। मगर करनाल पिछले 3 योजना से यदि बात करें, 2 बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, बाई इलेक्शन हुआ तो नायब सिंह सैनी वहाँ से विधानसभा से जीते, तो 3 बार मुख्यमंत्री करनाल ने अपनी तरफ से लगातार दिए हैं। मगर कहीं न कहीं क्योंकि अब ये पदयात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल से शुरू कर रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 15 जो आरोप पत्रों की एक चार्जशीट अपनी तरफ से बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा, वो कांग्रेस ये चाहती है कि उन तमाम आरोप पत्र के जरिए वो जनता के बीच में जाए, जनता को बताए कि आखिर जो बीजेपी की सरकार है, उसकी क्या खामियां हैं, किस तरीके से जनता उनसे त्रस्त है। ये तमाम मैसेज जनता तक पहुंचा पाए और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनता से जुड़ाव करके कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ाया जाए। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी तरफ से इस यात्रा के जरिए कोशिश है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस दिन ये अपनी तरफ से ये प्रोग्राम अनाउंस किया था, उस दिन ये बताया था। तो जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि वो जो 15 आरोप हैं, उनको जनता तक कैसे पहुँचाते हैं, जनता तक कितना डिलीवर कर पाते हैं और क्या उसका ज़मीनी स्तर पर कोई असर होता है या नहीं? जी। बिल्कुल आलोक, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अब अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं। प्रवेश युवा नेता है दीपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का युवाओं में हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और आपने खास करके, क्योंकि जब रोहतक आप कवर कर रहे थे, तो ठीक खासा सपोर्ट है युवाओं का। एज ए लीडर के तौर पे युवा क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो काबिलियत है दीपेंद्र हुड्डा के पास कि आज के वक्त में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं?
जी प्रमोद। प्रमोद, दीपेंद्र हुड्डा युवा नेता है, जाहिर तौर पर हरियाणा में उनको लेकर एक क्रेज है कि युवा नेता को आगे आना चाहिए और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने भारी अंतर से, वोटों के अंतर से जीत की। वहीं बात करूं अगर कांग्रेस की और दीपेंद्र हुड्डा की, तो जो मुद्दे हैं हरियाणा में इस वक्त, वो मुद्दे मायने रखते हैं। अगर उन मुद्दों को दीपेंद्र हुड्डा ठीक से एड्रेस करते हैं, लोगों की जो आवाज है उसको ठीक से एड्रेस करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति अपनाई हुई थी, उसी रणनीति से अगर वो हरियाणा विधानसभा वाले जो चुनाव है उसी रणनीति को फॉलो करते हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए फायदा होगा और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अपनी हरियाणा में एक बार फिर जो है वो पैठ जो है कांग्रेस की बनाने में वो सफल हो पाएंगे। दूसरी बात ये कि दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से वो जब भाषण देते हैं, तो जमीनी जो मुद्दे होते हैं उनको वो ज्यादा उठाते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा की एक पर्सनैलिटी है, लोग उनसे इसलिए भी जुड़ते हैं कि लोग उनमें ये देखते हैं कि वो आम आदमी की आवाज उठाते हैं, आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। तो इस चीज का फायदा जो है दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगा। और जहां तक बात बीजेपी की है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और 2 टर्म मैं कहूंगा, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी एक बीजेपी सरकार के खिलाफ जा रही है। तो उसका जो फायदा है, उसकी जो माइलेज है वो कितनी कांग्रेस ले पाएगी, वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा के प्रचार से ले पाए या शैलजा के प्रचार से ले पाए, क्योंकि 44 ऐसी विधानसभा सीटें थी जो शहरी क्षेत्र की थी जिन पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कांग्रेस को कि ये जो शहरी इलाके हैं इनमें ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जो बढ़त बीजेपी की इन 44 सीटों पर थी उसको कैसे कम किया जाए, उन सीटों पर कैसे मुकाबला खड़ा किया जाए, ये एक देखने वाली बात होगी। और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अपने उसी लहजे से, उसी जो उनका एक तरीका है भाषणबाजी का, मुद्दों को उठाने का, वो उसी जोश के साथ वो कैसे जनता के बीच में लेकर जाते हैं, ये इस देखने वाली बात होगी। आलोक, इस पूरी यात्रा का, पद यात्रा का क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्विक आप बताइएगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं अगर ये पद यात्रा सक्सेसफुल होती है दीपेंद्र हुड्डा की? क्योंकि इसके बाद में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रथ यात्रा निकालेंगे। तो ये क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति में? देखिए, कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच में जाकर और खासकर उन क्षेत्रों में जाकर जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी लोकसभा चुनाव में, उन तमाम क्षेत्रों में जाकर पार्टी का ग्राफ बढ़ाने की कोशिश इस पदयात्रा के जरिए रहेगी। और जिस तरीके से जो शहरी इलाके हैं वहां पर वो पैदल चलेंगे, ग्रामीण इलाकों में वो वैन के जरिए जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस रहता है ग्रामीण इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव में। शहरों में क्योंकि भीड़-भाड़ का इलाका होता है, शहरी क्षेत्रों में घूमना होता है, दुकानदारों से मिलना होता है, व्यापारियों से मिलना होता है, अलग-अलग वर्ग के लोगों से मिलना होता है। तो वैसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी तरफ से इस यात्रा को इस ढंग से डिज़ाइन किया है कि वो लोगों के बीच में जाकर एक आम लोगों से जुड़ाव कर सकें और उस आम लोगों के ज़रिए जुड़ाव कर कर उसको वोट में तब्दील करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। हालाँकि क्योंकि पदयात्रा की आज शुरुआत हुई है, तो ज़ाहिर तौर पर जैसे-जैसे पदयात्रा चलेगी, वैसे-वैसे पता चल पाएगा कि लोगों के बीच में इस पदयात्रा को लेकर किस तरह का रुझान रहता है। क्योंकि अगस्त में ठीक इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक रथ यात्रा निकालेंगे, जिसमें उदय भान भी शामिल होंगे और उस बीच क्योंकि कुमारी शैलजा की भी एक यात्रा निकलेगी, तो जाहिर तौर पर इन तमाम यात्राओं का कितना इफ़ेक्ट रहेगा, कांग्रेस पार्टी को कितना राजनीतिक फ़ायदा पहुँचेगा, ये बात विधानसभा चुनाव में निकल कर सामने आएगी। क्योंकि अभी तमाम जो कांग्रेसी हैं, वो अपनी तरफ से यही कहेंगे कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपने-अपने ढंग से पार्टी को मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने की कोशिश चल रही है। मगर इसका कहीं न कहीं जो छिपा हुआ जो अपना एक मकसद है, वो यही है कि पार्टी को मजबूत करने के साथ-साथ ये यात्राएँ अपने आप को भी मजबूत करने की हैं। अपने आप को पूरी मजबूती से आला हाईकमान के सामने पेश करने की है कि वो भी उस रेस में हैं, जो कि प्रदेश की कमान सँभाल सकते हैं। इसलिए अपने आप को भी मजबूत करने की कोशिश है और उसी के ज़रिए, उसी रास्ते से कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करने की एक अपनी तरफ से ये तमाम कोशिशें आपको धरातल पर दिखाई देंगी। जी, प्रमोद।
देखिए प्रमोद, मुझे नहीं लगता कांग्रेस जो है वो हरियाणा में किसी भी तरीके का ऐसा कोई रिस्क लेगी, क्योंकि हरियाणा में धड़े जरूर हैं नेताओं के। दीपेंद्र हुड्डा का गुट मान लो, शैलजा का गुट मान लो, पहले किरण चौधरी का हुआ करता था, अब तो वो बीजेपी में चली गई। लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कोई सा भी खेमा जो है इनमें से कोई नाराज हो और ये गुटबाजी उस स्तर पर चली जाए कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस पार्टी वेट एंड वॉच वाला जो फॉर्मूला है वो जो है अपनाएगी और आने वाले टाइम पे ही वो इस चीज का खुलासा करेगी। तो कांग्रेस जो है आने वाले वक्त में किस तरीके से उभर कर सामने आएगी हरियाणा में, ये भी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा जो है वो पदयात्रा पे निकल पड़े हैं। जैसे हमारे साथी ने बताया कि अगस्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो रथ यात्रा लेकर निकलेंगे, हरियाणा घूमेंगे और लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे और लोगों को अपनी तरफ करने की भी कोशिश करेंगे, जैसा हर राजनेता करते हैं। इसके अलावा कुमारी सैलजा जो सिरसा से अच्छे मार्जिन से लोकसभा को चुनाव जीती हैं, वो भी सीएम की रेस में है। ऐसे में उनकी भी यात्रा शुरू होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव को कैसे पार पाती है और इन यात्राओं का आने वाले चुनाव में कितना इम्पैक्ट होगा, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं और बताएंगे आपको हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या चल रहा है।